Hello everyone, welcome to Maths Fun. This is Monica and today we are going to continue our sample paper. So last video में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे and आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 तक कंप्लीट करेंगे. तो अगर पिछले वीडियो में आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सेक्शन बी में 21 क्वेश्चन हम करते हैं. The question is, if the sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are. तो इसका मतलब है दो नंबर है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. फर्स्ट नंबर is 81x and second number is 81y and sum of these two number is 1215. ओके तो क्वेश्चन ये है कि मैंने ये जो दो नंबर हैं ये ऐसे क्यों लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ सच दैट. तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू. हमें पूरा नंबर फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ x एंड y की वैल्यू. और यहाँ पे मैंने जो पूरा नंबर है 81x क्यों लिया है एंड 81y क्यों लिया है उसे ऐसे समझते हैं. हम यहाँ पे कोई इजी नंबर ले लेते हैं, सिंपल सा. सपोज एक नंबर है 4 एंड दूसरा नंबर है 10. ओके सो फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5. तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर है, इसमें ये एचसीएफ मल्टीप्लाई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसकी जगह मैंने लिखा है x एंड इस नंबर के प्लेस में लिखा है मैंने y यहाँ पे. ठीक है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का, मतलब इन दोनों नंबर्स में ये फैक्टर प्रेजेंट रहेगा. ओके बट एक्चुअल का जो नंबर होगा वो इस एचसीएफ में x को जो हमें फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई करके ही आएगा. तो इसीलिए देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इजी सा एग्जांपल लिया है. यहाँ पे 2 एचसीएफ है और ये दोनों जो नंबर हैं ये x एंड y यहाँ पे जो लिखे हैं ये हमें फाइंड करना है. तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे. देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स. तो यहाँ पर हम 81 पहले कॉमन ले लेते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स टू 1215. तो यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेंगे. तो हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15. ये तो अब x एंड y की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम एकदम से नहीं फाइंड कर सकते, हम इसके पेयर देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ x एंड y के लिए. तो x अगर 1 होगा देन y विल बी 14. अगर ये 2 होगा तो ये 13 होगा एंड ये 3 होगा तो ये 12 होगा. ये 4 है तो ये 11 है. एंड इसके अलावा ये 5 होगा तो ये 10 है. ये 6 है तो ये 9 होगा एंड ये 7 है तो ये 8 होगा. और अगर मैं फिर से 8 करती हूँ तो ये 7 आएगा, तो ये पेयर फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने पेयर आ गए. ओके 1 2 3 4 5 6 7. ओके तो ये हमारे आ रहे हैं 7 आ रहे हैं. लेकिन हम सारे पेयर नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? हमें से वो पेयर लेने हैं जो को-प्राइम्स होंगे, राइट. तो को-प्राइम्स आर द नंबर दोज हैव ओनली वन कॉमन. ओके इट मींस जो को-प्राइम होते हैं वो दो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो. जैसे फर्स्ट है 1,14. इसमें हम देख सकते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो हम ये पेयर लेंगे
2 and 13 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये हम लेंगे, ये को प्राइम है। 3 and 12 में ये इसमें कॉमन है, इसके एक 1 भी इसमें कॉमन है और 3 भी इसमें कॉमन है, बिकॉज देखिए 12 का जो फैक्टर होगा उसमें 3 भी आएगा, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, को प्राइम नहीं है। 4 and 11 इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आता है एक्सेप्ट 1, एंड 5 and 10 भी नहीं ले सकते बिकॉज इसमें कॉमन 1 भी आएगा और 5 भी आएगा, और ये भी नहीं लेंगे एंड ये लेंगे। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हमने किया है, कि हमने को प्राइम ही क्यों सिलेक्ट किया है। देखिए जब भी हम किसी भी दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं और अगर हम उन फैक्टर्स में से एचसीएफ को अलग कर लें, राइट, उसमें से एचसीएफ अगर अलग कर ले, देखिए यहाँ पे तो एचसीएफ अलग हो चुका है, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो हमेशा को प्राइम ही होते हैं, उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ को प्राइम्स वाले पेयर ही सेलेक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ये ग्राफ हमें दिया हुआ है एंड 2 लीनियर इक्वेशन है ए बी एंड सी डी। ए बी ये है, सी डी ये है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0। तो दो लाइन तो ये हमें यहाँ पे दिख रही हैं, और x इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी? ये वाली होगी। ओके क्यों? बिकॉज y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है एंड x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे ये जो येलो पोर्शन है मैंने यहाँ पे कलर कर दिया इसे, तो इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो आप या तो ये करिए कि इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो पॉइंट ए के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? तो यहाँ पे x क्या है, इस पॉइंट पे 0 है एंड y इज 4, एंड c पे x की क्या वैल्यू है? 2 है एंड x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू भी 2 है, एंड d पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? ये y एक्सिस है तो ये 0 है एंड y की वैल्यू -2 है। ओके तो इस तरीके से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसे जूम करके आप देख लीजिए अच्छे से, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। बट एक और फॉर्मूला है, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो इस वाले ट्राइंगल में बेस क्या होगा? बेस ये है, ये पूरा इसका बेस है, एंड हाइट क्या होगी? हाइट इसकी ये है। तो अगर ये बेस की बात करूं तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे? हम 0 से मेजर करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 यूनिट एंड 1 2 यूनिट डाउन साइड इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो 4 + 2 = 6, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। तो 6 क्या है? इसका बेस है, एंड हाइट कितनी होगी? दिस डिस्टेंस इज हाइट। तो ये कितने यूनिट है? 1 and 2। ओके तो हाइट इसकी 2 है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये P पॉइंट है, PC, so half into AD is 6, PC is 2, so 2 cancel out, since 6 square unit. Okay, so which option is correct? C option is correct. Question number 23, if tan A plus cot A equals to 2, then find the value of this expression. So tan alpha plus cot alpha equals to 2. ओके तो आप ये सोचिए कि ये किस केस में पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों है एंगल्स भी सेम होने चाहिए। तो हमारे पास एंगल्स क्या क्या होते हैं? 0 है, 30 है, 45 है, 60 डिग्री, जिसकी जो टेबल में मेंशन रहते हैं वो एंगल्स ये हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है, राइट। तो अगर ये दोनों 0 0 हो गए तब तो 2 आएगा नहीं। अगर 30 डिग्री भी होता है तो tan 30 कितना होगा? 1/√3, और cot 30 जैसे इसका अपोजिट √3, तो दोनों को ऐड करके भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है 45, बिकॉज tan 45 degree equals to 1 and cot 45 also equals to 1. So 1 + 1 is 2. It means
वैल्यू ऑफ अल्फा इज 45 डिग्री। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में रख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 45 डिग्री टू द पावर 20 प्लस कॉट 20 पावर 20 45 डिग्री, राइट। तो इसकी तो वैल्यू 1 ही होनी है, तो आप 1 की पावर 20 रखो या 100 रखो, कितनी 1000 रखो, कुछ भी पावर रहेगी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 1 ही आएगा। तो 1 + 1 = 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ। ओके, तो ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है x + y की वैल्यू। तो आपने इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखी होंगी अपनी बुक में। तो यहाँ पे क्या है, इसको करने की एक ट्रिक होती है। देखिए, ये हमें पता कैसे चलेगा, हमें यही ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट होगा, और इसका जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट होगा। मींस ये जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है ये इंटरचेंज होंगी और बहुत बड़ी वैल्यू होंगी ये, राइट। तो इस केस में हमें किसी ऐसा नहीं करना है जैसे हम और में करते थे, वैल्यू सेम करने के लिए अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, मीन्स 131 से यहाँ, इससे यहाँ। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसका सिंपल मेथड है। एक स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमें लास्ट में मिलता है x + y इक्वल्स टू कोई वैल्यू मिलती है, और जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है x - y इक्वल्स टू सम वैल्यू। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो ये दो इक्वेशंस होती है हमारे पास, तो इससे हम x एंड y फाइंड कर लेते हैं। बट अभी हमें इतना दूर नहीं जाना है, हमें सिर्फ x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे सिंपल ऐड कर लेते हैं। आएगा, ये 5 टाइम्स जा रहा है। सो x + y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन यहीं पर छोड़ना है। अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते और फिर से ये ऐसे ही सॉल्व होता, एंड x - y = समथिंग कोई वैल्यू आ जाती, देन हम फाइंड कर सकते थे। Question number 25. The LCM of two prime numbers p and q, where p is greater than q, is 221. Find the value of this. तो ये वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें p and q की वैल्यू पता होगी। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, LCM of p and q is 221. तो यहाँ पे जो दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देंगे, बट ये इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये जो दो हिंट है यही हमारे काम आएंगे, एक ये प्राइम नंबर्स एंड एक ये वाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सो ऑन। तो हम कोई से भी दो प्राइम नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने 2 ले लिया एंड 3 ले लिया। तो 2 एंड 3 दो प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट। और या फिर मैं कोई और ले लेती हूँ, 3 एंड 11, 3 एंड 11, इसका मुझे एलसीएम लेना है। तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही इनका एलसीएम होगा। तो सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा। पी एंड क्यू प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इज गिवन 221, राइट। तो अब हमें फाइंड करना है कि इनकी वैल्यूज क्या है, और ये ध्यान रखना है कि पी की वैल्यू क्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 221 आ रहा है, इट मींस 221 के फैक्टर्स में ही आंसर हाइड है। तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम करते हैं 13 से करते हैं, 13 × 13, तो ये 17 टाइम्स कट हो रहा है,
और भी एक और तरीका है, हम वो भी कर लेते हैं। ये 11 से जाएगा, ओके तो 13 एंड 17 एंड 11 एंड 11। तो अब यहाँ पे देखिए P एंड Q की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। अगर मैं ये वैल्यू लेती हूँ तो यहाँ पे P भी 11 हो रहा है और Q भी 11, तो ये तो नहीं ले सकते बिकॉज दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। हम ये लेंगे बिकॉज दोनों डिफरेंट है। और P की वैल्यू क्या होगी, P इज ग्रेटर देन Q, तो P शुड बी 17 एंड Q शुड बी 13, राइट। तो P की वैल्यू हम ले सकते हैं 17 एंड Q इज 13, ओके तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आएगा। अब हम 3p माइनस q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। 3 इंटू 17 माइनस 13, तो ये होगा 51 माइनस 13, so that is 38. So option C is correct. Now question number 26. A card is drawn from a well shuffled deck of the card. What is the probability that card is neither a king and nor a queen? तो सबसे पहले total numbers of total outcomes हम निकाल लेते हैं, that is 52 because playing cards में total numbers of cards होते हैं 52। तो हमारे पास total जो outcomes हैं वो 52 हैं। अब देखते हैं kings और king and queen। ये queen है and king, इनके कितने कितने cards होते हैं, इनके 4 and 4 cards होते हैं, ओके तो दोनों को इसमें लिखा नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, मीन क्वीन भी नहीं होनी चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए। इट मींस हमें टोटल 8 कार्ड रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि अगर वो रिमूव हो जाएंगे तो ही ये केस पॉसिबल है कि ना ही किंग आएगा और ना ही क्वीन आएगी, राइट। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 52 माइनस 8, सो इट विल बी 44। तो अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो पॉसिबल आउटकम्स आर 54, टोटल इज 52, सो इनको डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ओके सो विच ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 27. Two fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come at least once is. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये डाइस बना लेते हैं। This is first dice, this is second. ओके तो मैं 2 बार यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रही हूँ। एंड टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स ले लेते हैं, तो ये 2 फेयर डाइस हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम 36 हैं। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बनी हुई है इस चैप्टर में, तो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएंगे कि 36 टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कैसे आ रहे हैं। तो अब ये वाला पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट, यहाँ पे क्या है, कम से कम। तो 5 जब हम दोनों को रोल करेंगे तो जब भी हम दोनों को रोल करेंगे तो एटलीस्ट 5 तो आना चाहिए एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार तो 5 आना चाहिए, जितनी बार भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप घर पे खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप चपाती खा रहे हैं, आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आज आप कितनी चपाती लोगे, तो आप कहते हो मैं कम से कम 4 चपाती तो लूंगी। इसका क्या मतलब है, मैं कम से कम 4 तो लूंगी बट उससे ज्यादा भी ले सकती हूँ, लेकिन उससे कम नहीं चलेगी। तो वे सेम केस यहाँ पर भी है कि कम से कम 5 तो एक बार आना ही चाहिए, बाकी उससे ज्यादा भी आ सकता है, मतलब दोनों बार भी आ सकता है, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी भी टाइम ऐसा ना हो कि 5 आए ही ना, ये नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है कि फर्स्ट उसमें क्या आए, 1 आए और सेकंड डाइस में 5 आए, तो सेकंड अटेम्प्ट में 2 आए, फिर इसमें 5 आए, इसमें 3 आए, इसमें 5 आए। तो हम ये सारे लिख सकते हैं, दोनों में 5 भी पॉसिबल है बिकॉज ये एटलीस्ट का है, एंड यहाँ पे 6 आए, यहाँ पे 5 आए, ठीक है। तो बस इतने केसेस बन रहे हैं अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड डाइस है। तो और दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 5 आए और सेकंड में 1 आए, एंड फर्स्ट में फिर से 5 आए और इसमें 2 आए। तो इसी तरीके से जस्ट इसका रिवर्स हम कर लेंगे, बट
5,5 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज ये ऑलरेडी आ चुका है, तो जब ये आएगा तो इसको हम एक ही बार लेंगे। एंड यहाँ पे 5 and 6। ओके, तो आप काउंट कर लीजिए कितने हो रहे हैं केसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो possible outcomes are 11. So probability is 11 divided by 36. So which option is correct? B option is correct. Question number 28. If 1 plus sin square alpha equals to this, the value of cot alpha. ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हमें फाइंड करना है कॉट अल्फा, लेकिन जो एक्सप्रेशन में तो हमें सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू दी है, कॉट तो कहीं भी नहीं है, तो हम ये कैसे करेंगे? तो आप जरा सोचिए, कॉट अल्फा क्या होता है? कॉट अल्फा भी कॉस और साइन से ही बनता है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, और ऑलरेडी इसमें कॉस और साइन है, तो अब हमें इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि डिनोमिनेटर में साइन अल्फा आए और न्यूमरेटर में कॉस अल्फा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जितने भी साइन अल्फा है इनको हमें हटाना है, इनको हमें या तो गायब करना है, नहीं तो इनको डिनोमिनेटर में डालना है। तो वो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड हम साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड सेम नंबर होना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे इक्वेशन बैलेंस रहेगी। राइट, तो ये आपने देखा होगा, ये अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत बार करते हैं, किसी सेम नंबर से को ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं एट द सेम टाइम, एंड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये इससे इक्वेशन बैलेंस रहती है। तो अब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, इट विल बिकम 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिए आप अगर ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा से ही क्यों डिवाइड किया है, साइन अल्फा से क्यों नहीं किया है, तो ठीक है, आप साइन अल्फा से भी करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा से करती तो क्या होता, ये पूरा कैंसिल नहीं होता। अगर मैं इससे साइन अल्फा से करती तो फिर से न्यूमरेटर में एक साइन अल्फा बच जाता, तो हमें तो या तो साइन अल्फा को बिल्कुल हटाना है या फिर उसे डिनोमिनेटर में डालना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, हम पे क्या है 1, और ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे भी एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। राइट, तो अब देखिए कितना इजी हो गया है। अब ये क्या बना, ये तो हमें मिल गया कॉट अल्फा जो हमें चाहिए था। अब इसका क्या करें, कॉसेक आ रहा है, हमें तो कॉट चाहिए था, तो अब हमें सोचना है कि क्या कॉसेक और कॉट में कोई रिलेशनशिप है। यस, रिलेशनशिप है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। ओके, तो ये रिलेशनशिप है दोनों में, तो अब हम कॉसेक स्क्वायर अल्फा को इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 कॉट अल्फा। राइट, तो अब ये 1 1 ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3 कॉट अल्फा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर वाला टर्म लिखूंगी और फिर कॉट अल्फा एंड देन 2 इक्वल्स टू 0, तो ये 3 कॉट अल्फा इस साइड आ गया, तो इसका साइन नेगेटिव हो गया। अब आप इसे गौर से देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। राइट, तो जिसका वेरिएबल क्या है, कॉट अल्फा। तो फिर भी अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं एक इजी सी चीज करती हूँ, मैं कॉट अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कॉट अल्फा को एक्स से अगर रिप्लेस करूंगी तो ये क्या बनेगा, ठीक है, अब तो लग रही है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप सबको पता है फैक्टराइजेशन मेथड या कोई भी आपका फेवरेट मेथड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 2 आएगा। ओके एंड दूसरा क्या लेना है, x and x equals to x minus 1 equals to 0. So value of x is 1, right? So x 2 आ रही है और x equals to 1 आ रही है। तो अब हम यहाँ पे इसको cot अल्फा, हमें क्या निकालना था, cot अल्फा ही तो निकालना था ना, और x मैंने क्या लिया था, cot अल्फा। तो जस्ट आपको समझाने के लिए, तो cot अल्फा की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक 2 आ रही है, तो आंसर हमारा होगा C। ओके तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है कि कैसे ये सॉल्व होगा। Now question number 29, the vertices of a parallelogram in this order, then find the value of x comma y. ओके तो ये पैरेललोग्राम है, राइट? तो इसके ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बट बी और सी के कोऑर्डिनेट्स में ये y मिसिंग है एंड x ये भी मिसिंग है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके तो ये जो डायगोनल है ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, मींस दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। इट मींस ये क्या होगा, ये ओ पॉइंट क्या है इसका, मिड पॉइंट, राइट? तो हम ऐसा करते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए सी लाइन ले रही हूँ, ए सी, ओके तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे मैं 1,2 ए के कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ और यहाँ पे x,6, राइट? तो इसको x1 y1 x2 y2 करके लेते हैं। तो मिड पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 बाय 2 इज 4। ठीक है, तो ओके ये कोऑर्डिनेट्स आ गए फॉर ए सी। अब हमारे पास दूसरी लाइन है डी बी, ठीक है, तो इस पे भी ओ मिड पॉइंट है, तो डी के पॉइंट्स क्या हैं, 3,5 एंड बी के हैं 4,y, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा, x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस 3 इज 7, तो 7/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 7/2 एंड 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ओके तो यहाँ पे देखिए ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों तो इक्वल होंगे, तो दोनों के ही x की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, दोनों की y की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। इट मीन्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7/2। ओके एंड यहाँ पे मैं दूसरा y वाला भी सॉल्व कर लेती हूँ, y इक्वल्स टू 5 प्लस y इक्वल्स टू 2। सो अब ये 2 से 2 कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6 एंड यहाँ पे कर लेते हैं 5 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, 4 2 जा 8 एंड y इक्वल्स टू 8 माइनस 5, सो दैट इज 3। So 6,3 are the coordinates of O point. And x और y की वैल्यू क्या है, 6,3। So which option is correct? Option A is correct. तो प्लीज केयरफुली आप कहीं ये 3,6 को मत टिक करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप y पहले ले लें, x ऐसे नहीं, ये गलत होगा। जब भी हम यहाँ पे ऑर्डर देखिए, यहाँ पे पहले x की वैल्यू पूछी है फिर y की वैल्यू पीछे है, तो इसलिए आपको पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की लिखनी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। AC क्या है 8 सेंटीमीटर एंड AD इज 3 सेंटीमीटर, देन BD इज, अब हमें BD फाइंड करनी है, तो हम ये कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल इक्वल दिए हैं और साइड्स की वैल्यू दी है।
तो ये सीधा सा केस सिमिलरिटी पे जाता है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, फिर हम उनकी साइड्स का रेशियो लेंगे, तो उसमें हम इन साइड्स को यूज करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द साइड जो हमें फाइंड करनी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे सिमिलर करेंगे। इस छोटे वाले ट्राइंगल में पहले देख लेते हैं, दिस एंगल इक्वल्स टू फॉर दिस ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ABC, दिस इक्वल्स टू दिस, ये तो गिवन ही है, एंड एंगल A इज कॉमन। ओके, सो ट्राइंगल ACD is similar to triangle ABC. ओके, सो AA सिमिलरिटी इससे सिमिलर हो गया, तो अब हम क्या ले सकते हैं, AC अपॉन AB। देखिए AC इस एंगल के सामने वाली साइड क्या AC और इस एंगल के सामने की AB, सो AC अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC, AD अपॉन AC अपॉन AC, राइट। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं। AC क्या है, AC इज 8, AB इज AB, ये अभी हमें नहीं पता है, एंड AD इज 3 एंड AC इज अगेन 8। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो AB इक्वल्स टू 8 8 से 64 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आई है, किसकी वैल्यू आई है, ये आई है AB की वैल्यू। केयरफुली आपको देखना है, तो कुछ बच्चों को लगेगा अरे 64/3, अरे ये तो दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हमारा फोर्थ करेक्ट है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज पूछा इसमें क्या है, पूछा इसमें BD है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इतनी जल्दी नहीं करना है, तो इसमें अभी आपको 3 माइनस करना है, तो क्या आएगा, 64 माइनस 9 अपॉन 3 equals to 55 divided by 3 centimeter. So now see options, this third option is correct. Okay, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने एग्जाम के टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। तो मैंने एक साथ सारे क्वेश्चंस इसीलिए नहीं डाले हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करें और फ्री माइंड से करें। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।